सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कि शिक्षा का सार्वजनिकरण क्या होता है। शिक्षा का सार्वजनिकरण का सामान्य अर्थ ये होता है कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, यानी कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले। तो इसके अर्थ तथा परिभाषा में हम ले सकते हैं कि शिक्षा के सार्वजनिकरण, सार्वभौमिकरण का सामान्य अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना, यानी कि जन जन को शिक्षा उपलब्ध होना। जेपी नायक के अनुसार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबंधित करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जन साधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे उनमें आत्म चेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादक क्षमता को प्रस्फुटित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहगामी बनाने योग्य बनाया जा सके, यानी कि सबको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा तक पहुंचाना और सभी को शिक्षा मिले। जेपी नायक का भी यही कहना है कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम माना है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय विकास किया जा सकता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, शिक्षा और विकास। शिक्षा होगी तो राष्ट्र का विकास आसानी से हो सकेगा। केजी सैयदना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का संबंध देश की समस्त जनता से है। यह प्रत्येक बिंदु पर जीवन का स्पर्श करती है। इस प्रकार हंटर आयोग ने भी एक स्थान पर उल्लेख किया था कि प्राथमिक शिक्षा को जन साधारण की शिक्षा मानना चाहिए। तो सार्वजनिकरण का सामान्य अर्थ यही हुआ कि शिक्षा को जन साधारण के लिए सुलभ बनाना या प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना। अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास करना कि शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग को ही न वरन जन साधारण को भी प्राप्त हो, यानी कि किसी विशिष्ट वर्ग के लिए शिक्षा नहीं है वरन सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए शिक्षा जुड़ी हुई हो। प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिकरण शिक्षा का ही दूसरा रूप है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक नागरिकों के लिए सुलभ बनाना शिक्षा को सार्वजनिक बनाना है। आगे हम पढ़ते हैं शिक्षा के सार्वजनिकरण का महत्व क्या है, यानी कि समानता, स्वतंत्रता, सामाजिकता एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाए। शिक्षा होगी तो सभी समान समझेंगे, स्वतंत्र महसूस करेंगे, सामाजिकता का विकास होगा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास के लिए शिक्षा का होना जरूरी है। संप्रदाय का विनाश शिक्षा के सार्वजनिकरण द्वारा ही संभव है, यानी कि जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत के जो बंधन है उससे निपटना या उसका अंत करना शिक्षा ही एक सुलभ साधन है। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। जैसे धनी वर्ग शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गरीब तबके को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती, उनका आर्थिक स्तर नीचा होता है, इस कारण वह शिक्षा से जुड़ नहीं पाते। तो यह आवश्यक है कि सभी को, सभी वर्ग, चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सभी को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले। 14 वर्ष तक के हमारे संविधान में भी यही प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सभी को मिले। राजनीतिक जागरूकता के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण स्वरूप, यानी कि राजनीतिक जागरूकता तभी आएगी जब शिक्षा जन जन तक पहुंचेगी। शिक्षा का सार्वभौमिकरण सामाजिक समता और सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक है। सामाजिक न्याय, सभी के लिए न्याय तभी संभव है जब शिक्षा होगी। शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन, बौद्धिक विकास एवं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, जीवोपार्जन, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। ज्ञानार्जन के अंतर्गत हम ले सकते हैं
कि ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का सार्वजनिकरण अपरिहार्य साधन है। ज्ञान तभी मिलेगा जब शिक्षा सर्वसाधारण को सुलभ होगी, तभी लोगों में ज्ञान बढ़ेगा, तभी लोग हर एक सिद्धांत, हर एक सूत्र को समझ सकेंगे, शिक्षा की गहनता को समझ सकेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाएंगे। बौद्धिक विकास है मानसिक विकास। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य यही रहता है कि बालक का बौद्धिक तथा मानसिक विकास हो। जितना ज्ञान लेगा बच्चा उतना उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा और उसका माइंड जो होगा वो तीव्र गति से चलेगा। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों का शारीरिक विकास करना है। यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जो हमारे अस्तमोदय ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। सुचरित्र एवं नैतिक व्यवहार राष्ट्र और समाज की उन्नति करते हैं। अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। चरित्र अच्छा होगा, शिक्षा का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति चरित्र से नहीं गिरना चाहिए, तो चरित्र का विकास और नैतिक विकास की क्षमता हमें शिक्षा ही प्रदान करती है कि हम सही और गलत के बारे में निर्णय ले सकते हैं। हमारी बुद्धि जो होती है वह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित होती है, तर्क वितर्क करती है, तो हम हर चीज़ को, हर एक बात को, हर एक तथ्य को सोचते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय करते हैं। इसलिए नैतिक तथा चारित्र्य विकास के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। सांस्कृतिक विकास। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाना है, संस्कार पैदा करना है। बच्चों को संस्कार देंगे तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक कहलाएगी। सामाजिक कुशलता का विकास। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य देश की भावी नागरिकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना है। समाज के प्रति दायित्व तथा कर्तव्यों को निर्वाह करें, हर एक व्यक्ति का यह दायित्व होता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य यही होता है कि व्यक्तित्व, उसके बौद्धिक, नैतिक, आत्मिक, चारित्रिक, मानसिक सभी तरह से उसका विकास हो। जीविकोपार्जन यानी कि जीवन के लिए जो अनिवार्य आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, वह उसकी पूर्ति कराने में शिक्षा ही सहयोग देता है। शिक्षा होगी तो शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना एवं स्वयं को कुछ करने योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है। बालकों में प्रारंभ से इसी प्रकार की भावना होगी तो बालक अच्छे नागरिक बन सकेंगे, यानी कि वह सही और गलत को तोल सकेंगे। शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक सिद्धांत क्या क्या है? संविधान के शिक्षा के सार्वजनिकरण के सिद्धांत। हमारे देश में अनेकता में एकता है, क्योंकि यह अनेक भाषाओं, अनेक वर्गों तथा अनेक धर्मावलंबियों का देश है और इन सभी के बाद भी ये एक महान राष्ट्र है, यानी कि विविधता में हमारा देश एकता प्रदर्शित करता है। चाहे खान पान अलग हो, चाहे वेशभूषा अलग हो, चाहे रीति रिवाज अलग हो, लेकिन इनके बावजूद भी हमारा देश एक महान राष्ट्र है, विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो संविधान में शिक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान दिया गया था, परंतु देश की आवश्यकताओं, सांस्कृतिक रक्षा, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को बनाए रखने की आवश्यकता तथा आर्थिक सामाजिक विकास को गति देने के संदर्भ में शिक्षा की संवैधानिक स्थिति में आधारभूत परिवर्तन भी हुए हैं। इन परिवर्तनों में शिक्षा के सार्वजनिकरण के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में निम्नलिखित प्रकार से देखा जाता है। संविधान के आधारभूत सिद्धांत। फर्स्ट हम पढ़ेंगे संविधान के आधारभूत सिद्धांत।
भारतीय संविधान के प्रारंभ में दी गई प्रस्तावना में उन सिद्धांतों एवं आदर्शों का उल्लेख है जिनको आधार बनाकर राष्ट्र संचालित होता है। भारत में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान के उद्देश्य एवं कार्य संचालन को यह आदर्श एवं सिद्धांत नियंत्रित करते हैं। ये सिद्धांत है न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। ये सिद्धांत ही अपने देश में शिक्षा एवं किसी भी शिक्षण संस्थान की नीति रीति, उसके कार्यक्रम एवं कार्य प्रक्रिया को आधार प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों के बारे में शिक्षा के लिए पृथक व स्पष्ट प्रावधान है। संविधान की धारा 14 एवं 15 में कहा गया है कि शिक्षा के संदर्भ में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मजात तथा अन्य किसी प्रकार का भेदभाव का बर्ताव नहीं रखा जाएगा तथा उन सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही धारा 29 द्वारा भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा एवं संरक्षण के लिए स्वेच्छानुसार शिक्षण संस्थाएं चला सकता है। आगे आता है संविधान के पिछड़े वर्ग को विशेष संरक्षण। इस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसी पिछड़ेपन के कारण किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को शिक्षा के संदर्भ में न्याय पाने में कठिनाई हो अथवा उसका शोषण हो तो धारा 46 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पिछड़े एवं कमज़ोर वर्ग, विशेषतः अनुसूचित जाति, जनजाति एवं शोषण वर्ग के शिकार होने से बचे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900 की विशेष व्यवस्था का संकल्प दोहराया गया है। इसी के साथ धारा 17 में भी महत्वपूर्ण एवं पूरक है, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। आगे आता है धर्मनिरपेक्ष समाज की संरचना। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। परिणाम स्वरूप शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जो किसी धर्म विशेष को मानते हुए अन्य धर्मों का समुचित आदर करे एवं धर्म में निहित उन मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाए जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के विकास में सहायक हो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम दूसरों के साथ में न्याय मत करो, तुम दूसरों को स्वतंत्रता मत दो, तुम दूसरों के साथ समानता का व्यवहार मत करो। सभी धर्म यही कहता है कि हमें हमारे मूल्य तथा आदर्शों पर चलने के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के विकास करना आवश्यक होगा। यानी कि चेहरे अलग हैं, धर्म अलग है, लेकिन रक्त सभी का लाल वर्ण का ही है, तो सभी एक है। तो धर्मनिरपेक्ष समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर नहीं, एक अच्छे समाज, विकासशील समाज के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण होगा। जब धर्मनिरपेक्ष समाज बनेगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा, राष्ट्र की भी प्रगति होगी। राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा न दिए जाए, यानी कि कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देवे। हर शिक्षण संस्थान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से जुड़े। राज्य भारतीय संविधान में धर्म की जड़ें गहराई तक है और किसी भी धर्म का दार्शनिक एवं नैतिक आधार कपिते वांछनीय मूल्य है। अतः राज्य द्वारा संचालित न होने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण की छूट प्रदान की गई है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों को भी अपने धर्म पर आधारित शिक्षण संस्थान चलाने तथा उसके लिए अनुदान प्राप्त करने की छूट प्रदान की गई है, बशर्ते ये कि ये संस्थाएं समाज में अनुशासन, उसकी नैतिकता एवं उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न डालें। संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। संविधान की धारा 45 में 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करी गई है। सरकार के दायित्व का उल्लेख यही है। इसी क्रम में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इसकी व्यवस्था अगले 10 वर्षों में किए जाने का निर्देश है, किंतु लक्ष्य इतना सीमित अवधि में प्राप्त करना असंभव था। अतः शिक्षा को अनिवार्य बताने का प्रावधान हटा दिया गया है। लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 14 वर्ष तक के बालकों के लिए यानी कक्षा 1 से 8 तक को निःशुल्क कर दिया गया है। परंतु यह नियम निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं है। वहाँ 25% जो गरीब तबके के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सीटें रिजर्व की गई है। मातृभाषा माध्यम। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है।
लेकिन संविधान में राज्य भाषा तथा सह राज्य भाषा का स्थान हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों को प्राप्त है। फिर भी शिक्षा के संदर्भ में व्यवस्था की गई है कि बालक बालिकाओं को शिक्षा अपनी मातृभाषा में उपलब्ध करवाई जाए। राज्य विशेष में भाषा अल्पसंख्यक के बालकों के लिए अपनी मातृभाषा में शिक्षा दिलाने की दृष्टि से विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस संदर्भ में धारा 350A उल्लेखनीय है। शिक्षा मूलतः राज्यों का दायित्व तथा केंद्र का संरक्षण है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार शिक्षा को कथित अपवादों के साथ राज्यों के दायित्व क्षेत्र में रखा गया है। राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली विश्वविद्यालय, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा से संबद्ध संस्थान, व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, विशिष्ट शिक्षा से संबद्ध संस्थाएं आदि संघीय सरकार के दायित्व के क्षेत्र में रखे गए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा, शोध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा के स्तर के निर्धारण एवं उनमें समन्वय का दायित्व संघीय सरकार के क्षेत्र में रखा गया है। इसलिए शिक्षा को स्पष्ट रूप से 3 सूचियों में विभाजित किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। लेकिन बाद में अनुभव किया गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना उपयुक्त है। अन्यथा प्रत्येक राज्य अपने अपने ढंग से शिक्षा के ढांचे में पाठ्यक्रम, शिक्षकों की सेवाओं की शर्तें, परीक्षा प्रणाली, शिक्षा स्तर संबंधी निर्णय लेते रहेंगे तथा इस प्रकार की व्यापक भिन्नताएं राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय हित में बाधक सिद्ध होगी। तो आज इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।